जलधारा की उत्पत्ति का कारण, इंटरनल कारण पढ़े थे कल, मतलब आंतरिक कारण 3 बताए थे, बोले थे ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, कई बार यही सवाल पूछ लेगा। क्या क्या पढ़े थे? लवणता, घनत्व और फिर यहाँ भी आ जाओ, सब उधर एडजस्ट कर रहे हो, यहाँ खाली है। ठीक है, तो आंतरिक कारण क्या क्या था? लवणता, घनत्व और तापमान। लवणता, अधिक लवणता से कम लवणता की तरफ या कम लवणता से अधिक लवणता की तरफ पानी बहेगा। याद रहेगा कि भूल जाएगा? जैसे ही दिमाग में थोड़ा बहुत टेंशन हो एग्जाम में, अगर ये सवाल आ गया तो याद रखना जो नॉर्मल ट्रेंड है उससे उल्टा होगा। इसमें जो नॉर्मल हमको लग रहा है, नॉर्मल लगता है कि अधिक से कम की तरफ जाएगा, याद रखना ये कम से अधिक तरफ। ठीक है, एक्सटर्नल रीजन में क्या क्या पढ़े थे? पवने, प्रचलित पवने। ठीक है, 3 तरह के प्रचलित पवने, अभी अगला चैप्टर वही होगा, उसमें पढ़ोगे। 3 तरह के प्रचलित पवने हैं, कौन कौन सी? व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। और बताए थे कि इन तीनों पवनों में सबसे असरदार और सबसे महत्वपूर्ण जो है इन जलधाराओं के निर्माण में, वो है व्यापारिक पवन। कौन सा है? व्यापारिक पवन। ठीक है, इसके बाद पछुआ पवन और उसके बाद ध्रुवीय पवन। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़े थे? पवनों के बाद कोरियोलिस बल पढ़े थे। ठीक है, जो कि दिशा में परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इसके बाद वायुदाब पढ़े थे। ठीक है, पढ़े थे ना कि वायुदाब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब या निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब। इसके बाद पढ़े थे वर्षा वगैरह। ठीक है, जिस जगह पे वर्षा अधिक होगा वहां का लवणता कम हो जाएगा, इसलिए वहां से जलधाराओं का निर्माण हो सकता है, मतलब दूसरे तक की तरफ। ठीक है, इसके अलावा और कुछ पढ़े थे कि जो हमारे महाद्वीप हैं, इनके आकार, इनके तट का शेप जो है, ये सभी असर डालता है। इसके बाद 2 सहायक रीजन भी पढ़े होंगे। हाँ, ऋतु परिवर्तन और ज्वार भाटा, ये सब सहायक रीजन है, मुख्य रीजन नहीं है। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, दिमाग में इतना सा चीज रहना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं एक्चुअल पे जो जलधाराएं है। तो आज हमारा टॉपिक होगा प्रशांत महासागर की जलधारा। 3 महासागर के जलधारा पढ़ना होता है हमको, प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर, ये 3 का ही पढ़ना है। क्योंकि जलधारा का जो उत्पत्ति होता है वो मुख्य रूप से भूमध्य रेखा के पास से होता है। कहां से होता है? अब समझते जाना, आज का क्लास अगर दिमाग बंद करके पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, और अगर आज समझ में नहीं आया तो जलधारा नहीं समझ में आएगा। इसलिए दिमाग खोल के अच्छे से इत्मीनान से समझते जाना। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो घूर्णन दिशा है वो क्या है? पश्चिम से पूर्व। क्या है? पश्चिम से पूर्व। ठीक है, और इन्हीं 3 पवनों में से जो मुख्य पवन है, जो भूमध्य रेखा के पास बहती है, उसका नाम है व्यापारिक पवन। कौन सा पवन है? व्यापारिक पवन। अगर हम पृथ्वी को देखें, ये है अगर पृथ्वी, तो ये है भूमध्य रेखा, ये तो सबको पता होना चाहिए इतना सा। भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीच में है, 0 डिग्री, इसको इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो पवने बहती है उसको हम क्या कहते हैं? व्यापारिक पवने। अगर पूछा जाए व्यापारिक पवने कहाँ बहती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। अब अगर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है तो पवन चलेगी पूर्व से पश्चिम। समझ में आ रहा है ये चीज? जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हवा जो मारेगा वो पीछे की तरफ मारेगा, ऑब्वियस है। इस तरह से पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व घूमती है तो पवन किधर से किधर चलता है? पूर्व से पश्चिम। व्यापारिक पवन का अकेला, ऐसे तो हम पवन में सारा चीज पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ याद रखना, क्योंकि इसी के आधार पे पूरा जलधारा का निर्माण हुआ है। अगर ये पोर्शन समझ में आ गया, सिर्फ हमको बैठाना है, उसके बाद सब बैठा लोगे, खाली नाम याद तो रखना ही पड़ेगा, उसका कोई विकल्प है नहीं। जैसे किसी का नाम मिंटू है, क्या उसके नाम की जगह कुछ और कर सकते हो क्या? ये भले तुम बता सकते हो उसका आकृति, यहाँ एक तो बाल निकला हुआ है, कान एक तो बड़ा है, ये आकृति रख के याद रख सकते हो, लेकिन नम्मा तो याद तुमको रखना ही पड़ेगा। वैसे ही जो हम लोग नामकरण किए हैं, इसमें से 1-2 ऐसा है जो अलग नाम है, बाकी सब तो कुछ देश वगैरह के नाम पे है, तो वहां से याद हो जाता है, नाम याद रखना पड़ेगा, बाकी कहानी सब यहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम बात कर रहे थे पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व घूमती है। किधर से किधर? पश्चिम से पूर्व। तो जो पवने हैं, अभी जलधारा पे नहीं आए, जो पवने हैं उसमें व्यापारिक पवन है वो पूर्व से पश्चिम की ओर, और यही व्यापारिक पवन जो है अपने साथ पानी को भी, सतही वाटर को भी, यानी पानी को भी लेकर चलती है। यानी जलधारा अगर हम लोग एक्चुअल रूप में देखें कहां से उत्पन्न हुआ, इसी क्षेत्र से। कहां से उत्पन्न हुआ? इसी क्षेत्र से। ठीक है, इक्वेटर के दोनों तरफ। समझते जाना, सब चीज समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि हम लोग का प्राइमरी जलधारा कौन सा होगा, बोलोगे जो भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न हुआ। क्या बोलोगे? जो भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न हुआ। किसके वजह से उत्पन्न हुआ? व्यापारिक पवनों की वजह से। किसकी वजह से? व्यापारिक पवनों की वजह से।
अब जानते हैं कि व्यापारिक पवन का दिशा क्या है, पूर्व से पश्चिम, यानी यहां वाली जो जलधारा है उसका भी दिशा क्या हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम। सब चीज तुम्ही लोग को डिसाइड करना है, हम सिर्फ पूछेंगे तुम लोग बताओगे, ठीक है। यानी इस इक्वेटर पर जो जलधाराएं मान लो इस तरफ बहेगी, वो किधर से किधर बहेगी, क्या नीचे साइड में भी नहीं बहेगी, पूर्व से पश्चिम, ऑब्वियस है। कल हम लोग चर्चा किए थे, देखना यूज कैसे कैसे चीजों का होता है। अगर यही बोलते हैं ना कि एक क्लास अगर कोई मिस करे दूसरा क्लास समझ में नहीं आएगा। अब कल जो जो आया हुआ था उसको ये चीज पता होगा। हम लोग चर्चा किए थे उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध में किधर मुड़ती है। क्या बोले थे, दक्षिणी दाएं नहीं, दक्षिणी दाएं नहीं, तो दक्षिणी बाएं, दक्षिणी बाएं और उत्तरी दाएं। अब जलधाराएं ऐसे चल रही है, किधर मुड़ेगी उत्तरी गोलार्ध में, दाएं की तरफ, किधर मुड़ेगी, दाएं की तरफ, यही मुड़ रही है, ठीक है। अब आ जाओ दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसे चल रही है, किधर मुड़ेगी, बाएं की तरफ। तो क्या इधर से नीचे मुड़ेगी, क्या इतना दूर तक सबको क्लियरिटी मिल गया। यानी अभी दो जलधारा क्लियर हो भी गया तुम्हारा, बिना पढ़े भी दो धारा का निर्माण कर चुका है। विषुवत प्रदेश में दो धाराओं का निर्माण हुआ, उत्तर तरफ जो होगा उसको कहेंगे उत्तर विषुवतीय धारा। क्या कहेंगे, उत्तर विषुवतीय धारा। क्या ये तीनों महासागर में देखने को मिलेगा, क्या बिल्कुल है, तीनों महासागर में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये विषुवत रेखा तीनों महासागर से गुजरता है, इसलिए ये दोनों धारा हमको हर जगह देखने को मिलेगा। इसलिए सब रखते नहीं है, सब समझ लेते हैं कहाँ का पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जो जलधारा यहाँ पे विषुवतीय है, यही नेचर यहाँ वाला का भी होगा और यही नेचर यहाँ वाले का भी होगा। यानी अगर विषुवतीय धारा पूछा है हमसे, तो दोनों विषुवतीय धारा ऊपर और नीचे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तीन किसे एक्स्ट्रा बोले पता चल रहा है ना, प्रशांत का, अटलांटिक का और हिंद महासागर, तीनों में दिशाएं क्या होगी, क्या होगी, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, क्या होगा, पूर्व से पश्चिम। क्या ये चीज क्लियरिटी मिल गया सबको कि तीनों जगह यही होगा। इसलिए रटेंगे क्यों, एक बार पढ़ेंगे सब में लागू होगा, इसलिए सब में पढ़ाते भी नहीं है, सिर्फ एक जगह पढ़ा के समझा देंगे, उसके बाद ये अपने से तय करोगे। अब डायरेक्ट सवाल यही आता है कि बताओ उत्तर विषुवतीय जलधारा का दिशा क्या होगा। बच्चा रटता है बैठ के, उत्तर का दिशा पूर्व से पश्चिम, दक्षिण विषुवतीय का पूर्व से पश्चिम, कुछ नहीं करना है, तुमको पता है। यहाँ जो व्यापारिक पवने अगर भूल भी जाओ, याद रखना पृथ्वी का दिशा तो सबको पता है, पश्चिम से पूर्व, याद रखना पृथ्वी का दिशा अगर पश्चिम से पूर्व है, हवा उल्टा दिशा में। हम जब आगे चलते हैं हवा मेरे मुंह पे लगता है ना, देखोगे जब तुम काटोगे हवा को चिरते हुए चलते हो, हवा तुम्हारे मुंह पे लगता है। यानी अक्सर तुम देखना आगे बढ़ोगे, तुम अगर यहाँ माथा पे तो कुछ कपड़ा बांधा है तो वो ऐसे फुल 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 ऐसे करके उड़ता जाएगा, यानी तुमसे विपरीत दिशा में हवा चल रहा है ना। व्यापारिक पवनों को समझने का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यही है। अगर नहीं समझ में आता है तो फील्ड पे जाना, मफलर बांध लेना सर में और दौड़ना, तो मफलर इधर उड़ेगा, तुम इधर जा रहे हो मफलर किधर उड़ेगा, पीछे, समझ में आ जाएगा। यही सर बता रहे थे। व्यापारिक पवनों का दिशा समझने का सबसे आसान तरीका यही है कि पृथ्वी इधर से इधर जा रही है तो व्यापारिक पवन उधर से उधर, और व्यापारिक पवनें जो पानी को अपने साथ लेके चल रही है उसी को हम कहेंगे उत्तर क्या बोल सकते हो, विषुवतीय जलधारा और दक्षिण विषुवतीय जलधारा, दोनों का दिशा पूर्व से पश्चिम। अब हम जानते हैं उत्तरी गोलार्ध में जो जलधारा है वो किधर मुड़ेगी, दाहिने तरफ, और जो दक्षिणी गोलार्ध है वो बाएं तरफ। यहीं से जलधारा का उत्पत्ति हो गया, ठीक है। अब समझते जाना कैसे कैसे कहानी क्या क्या होता है। अब ये क्षेत्र गर्म है कि ठंडा है, गर्म है, गर्म है ठंडा है, गर्म है। यानी ये जो जलधाराएं बहेगी ये गर्म होगी ठंडी होगी, गर्म जलधारा होगी। क्या कोई तुमको 10 लाख टका दे बोले बोल दो ठंडी है तो बोलोगे क्या, नहीं बोलोगे। यहाँ गर्म वाला मौसम है, पानी ज्यादा गर्म है तो ठंडी कैसे होगी, ठंडी नहीं होगी। और कल ऐसे भी पढ़ाए हुए कि इक्वेटर से ऊपर अगर कोई जलधारा जा रही है या इक्वेटर से नीचे जा रही है तो वो हमेशा कैसी होगी, गर्म। यानी ये जलधारा तो तय कर लिया तुम कैसा जलधारा है, गर्म। अब समझते जाना, ये जा रहा है उधर, अगर यहाँ से पानी हट के उधर चला गया, क्या यहाँ का पानी खाली होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तुम ही को तय करना है सब, हम सिर्फ बोलते जाएंगे, तुम लोग को तय करना है हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये हो रहा है तभी समझ में आएगा, नहीं अगर कर पा रहे हो तो नहीं समझ में आएगा। यहाँ से पानी हट गया गर्म वाला तो यहाँ ठंडा हुआ, मतलब जगह खाली हुआ कि नहीं हुआ। क्या समुद्र में कोई जगह ऐसा खाली रह सकता है क्या, नहीं। तो इधर वाला पानी इधर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, बस इसको समझ के रखना, आएगा। अब ये जलधारा इधर मुड़ रही है, ठीक है। मुड़ने के बाद इसका स्पीड और ज्यादा बढ़ेगा कि कम होगा, कम होते जाएगा धीरे धीरे। जैसे देखोगे यहां से यहां तक ये जलधारा जो है ये अपने स्पीड में चलती है, उसके बाद इसका धीरे धीरे स्पीड क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। अच्छा, इसका स्पीड तो कम हो रहा है लेकिन ये जगह भी खाली हो रहा है, जिसकी वजह से
ऊपर से पानी किधर आने लगेगा, नीचे। अब अगर ऊपर से पानी नीचे आ रहा है तो वो गर्म पानी होगा, ठंडा पानी होगा, वो हमेशा कैसा पानी होगा, ठंडा पानी। क्या होगा, ठंडा पानी। अब थोड़ा सा कल के क्लास में जाओ, हम बोले थे कि महासागर के पूर्वी साइड और महासागर के पश्चिमी साइड, ये दो चीज का चर्चा किए थे कि महासागर के पूर्वी साइड में हमेशा ठंडी जलधारा, महासागर के पूर्वी साइड में हमेशा ठंडी जलधारा, और महासागर के पश्चिमी साइड में हमेशा गर्म जलधारा। कल इसका चर्चा किए थे कि नहीं किए थे? क्या ये अगर महासागर है तो ये इसका पूरा तरफ हुआ कि नहीं हुआ, ये इसका पश्चिम तरफ हुआ कि नहीं हुआ? पश्चिम तरफ कैसी जलधारा, गर्म जलधारा, पूरब तरफ कैसा जलधारा, ठंडी जलधारा। अब देखना यही चीज अप्लाई कैसे करते हैं और कैसे इसको याद रखने में मदद मिलेगा। क्या ये पूरा सिस्टम समझ में आ गया? जलधारा कैसे इसको बहुत लंबा चौड़ा हम कर सकते हैं, तुम्हारे लिए उतनी आवश्यकता है नहीं, इसको हम चाहे तो एक दिन यही समझाते रह जाएंगे कि जलधारा की उत्पत्ति होते कैसी है। क्या उसकी आवश्यकता है? उसकी कोई आवश्यकता नहीं, तुमको लेंदी क्वेश्चन तो कहीं लिखना नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट का निचोड़ यही है जो कि हम 2 मिनट में समझा दिए कि जलधाराओं की उत्पत्ति हमेशा कहां से होती है, इक्वेटर के पास से। इक्वेटर के पास जो जलधाराओं का निर्माण हो रहा है इसका नेचर ठंडा होगा, गर्म होगा, गर्म होगा। उत्तरी गोलार्ध में ये अपने दाएं तरफ मुड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध में दाएं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं तरफ। अब ये जैसे जैसे ऊपर ज्यादा जाएगा इसका जो नेचर है वह क्या होता, मतलब उसका जो स्पीड है वो क्या होता जाएगा, हल्का स्लो होता जाएगा। ठीक है, अब बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, क्या ऑब्जेक्ट बीच में आया है, जो महाद्वीप है उसका शेप कैसा है, नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि यहाँ आते आते इसका स्पीड क्या हो जाएगा, काफी स्लो हो जाएगा। और ये जगह भी हो गया है खाली, जिसकी वजह से ऊपर से जो ठंडी जलधारा है वो इस तरफ बढ़ने लगेगी तेजी से, यानी इस तरफ जो जलधारा है ऊपर से नीचे आएगी वो सब ठंडी जलधारा होगी, और इस तरह से जो ऊपर जाएगा ये सब गर्म जलधारा होगा। अब सिर्फ नाम टिकाना है और तुम खुद ही तय करोगे कौन सी गर्म हो सकती है कौन सी ठंडी। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? छोड़ दें इसको, अब आ जाए प्रशांत महासागर पे। क्या ये किसी एक महासागर का बताए तुमको? नहीं, ये ओवरऑल का हम बताएं। अब आओ प्रशांत महासागर पर। ठीक है, सबसे पहले नाम सुन लो उसके बाद आते हैं। उत्तर विषुवतीय धारा सबको क्लियर है कि चाहे कोई भी महासागर हो इस जगह जो ऊपर में बहेगा, ये कौन सा लाइन है, इक्वेटर। कौन सा लाइन है, इक्वेटर। इक्वेटर से ऊपर जो बह रहा है वो है उत्तर विषुवतीय धारा, इक्वेटर से नीचे जो बह रहा है दक्षिण विषुवतीय धारा। क्या अटलांटिक में इसका नाम बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। ठीक है, अब ये जब मुड़ रहा है इसका नाम, खाली नाम अभी सुनते जाना, आगे चल के आएंगे। इसका नाम है क्यूरोसिवो। क्या नाम है, क्यूरोसिवो। क्या नाम है, क्यूरोसिवो। तो उत्तर विषुवतीय धारा एक धारा का नाम हुआ, दूसरा नाम क्या है, क्यूरोसिवो। क्या नाम है, क्यूरोसिवो। नाम याद रखना पड़ेगा, क्यूरोसिवो। क्या नाम है, क्यूरोसिवो। ठंडी होगी गर्म होगी, गर्म होगी, तुम ही जान रहे हो। ठीक है, अच्छा तुम्हारा जो नोट्स है उसमें जो मैप मिला हुआ है वो खाली ब्लैंक हम छोड़े हुए, उसमें ठंडी को ब्लू से कलर कर लेना और जो गर्म है उसको लाल से कलर कर लेना, ताकि दोबारा कभी देखोगे तुमको याद हो जाएगा देख के ही ये कैसे जल रहा है। ठीक है, तुम्हारे मैप में ये हो जाना चाहिए रिप्रेजेंटेशन। आज जाके आराम से रूम पे कर लेना, जो गर्म जल रहा है उसको कैसे करोगे, लाल से, और जो ठंडी है उसको ब्लू से, ताकि दोबारा कभी भी तुम नोट्स को देखो तो तुमको हर एक चीज को पढ़ना ना पड़े या दिमाग में ऐसा ना करना पड़े कैसी है, देख के हमको मैप से याद हो जाना चाहिए ये ठंडी है कि गर्म है। ठीक है, चलो तो क्यूरोसिवो हो गई गर्म। इसके बाद यहाँ पे ये आगे जब चलेगी तो ये कई भागों में बढ़ जाती है। यही यहाँ पे उत्तरी विषुवतीय धारा एक शाखा इसका कला का। अच्छा हम तो ये छोटा छोटा बनाए, अगर हम इसको पूरा बनाए, ठीक है, यहाँ से ये उत्पन्न होगी, ऐसे करके बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, तो बीच में आ जाता है जापान। कौन आ जाता है, जापान। तो यहाँ पे जलधाराएं जो है ये दो भागों में बढ़ जाती है। मुख्य धारा जो है वो है क्यूरोसिवो। कौन सा है, क्यूरोसिवो। और एक और पतली सी धारा निकल जाती है जो जापान के ऊपर से, उसका नाम है सुशीमा। क्या नाम है, सुशीमा। तो सबसे पावरफुल जलधारा जो यहाँ पे देखा गया है वो है क्यूरोसिवो। कौन सा, क्यूरोसिवो। क्योंकि उत्तर विषुवतीय धारा पूरी तरीके से किधर मुड़ जाती है, क्यूरोसिवो बनकर। लेकिन कुछ इसका जो एक पतला सा है वो सीजनल बनता है, लेकिन हाँ एक जलधारा का निर्माण होता है कभी कभी, वो कौन सा है, सुशीमा। अब यहाँ से देखना क्वेश्चन कैसे पूछता है कि जापान के पूर्वी तट की तरफ से कौन सी जलधारा बहती है, जापान के पश्चिमी तट की तरफ से कौन सी जलधारा बहती है। जापान ये है, ये क्या हो गया, पूर्वी तट, ये हो गया पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट की तरफ से सुशीमा और पूर्वी तट की तरफ से क्यूरोसिवो। मेन धारा कौन सी है इसमें, सुशीमा या क्यूरोसिवो, क्यूरोसिवो। क्यूरोसिवो कैसा हुआ, ठंडा या गर्म, गर्म जलधारा। अब ये जब ऊपर जाएगी इसका स्पीड थोड़ा कम होगा, स्पीड स्लो होगा, और यहाँ वापस आके फिर से ये दो भागों में बढ़ जाती है, क्योंकि प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है ना, बीच बीच में कुछ कुछ द्वीप वगैरह भी है, उसके वजह से ये स्प्लिट हो जाता है। अब यहाँ तो हर चीज दिखाना संभव नहीं है, बस हमको समझना है।
एक जलधारा जो कि बीच से गुजर जाती है, जिसको बोलते हैं उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा। क्या बोलते हैं? उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा, क्योंकि यही क्यूरोसिवो ही बेंड होती है। और यहीं से एक और जलधारा फूट जाती है जो अलास्का के पास चली जाती है, उसका नाम है अलास्का की जलधारा। यानी अभी तक जो हम कहानी पढ़े ये सारा गर्म जलधारा ही है। यानी यहां से उत्पन्न हुआ उत्तर विषुवतीय धारा, ये किसमें गया? मुड़ के क्यूरोसिवो कहलाया, और क्यूरोसिवो के पास ही एक और जलधारा निकल गई, सुसीमा। और जब ऊपर जाएगी तो ये स्प्लिट फिर से दो भागों में होगी क्यूरोसिवो। एक को कहेंगे उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा और एक को कहेंगे अलास्का की जलधारा। ये सारी जलधाराएं कैसी है? गर्म है। क्यों? अब याद नहीं करना है लाइन बाय लाइन, वो नॉर्मल बच्चा करता है, ग्लूसन किताब खोला और रट रहा है लाइन बाय लाइन। हम लोगों को याद करना है मैप पर। सबसे पहले क्या? उत्तरी प्रशांत उत्तरी विषुवतीय जलधारा, उत्तरी विषुवतीय जलधारा। ये मुड़ा तो क्यूरोसिवो, क्यूरोसिवो से कभी कभी एक फूट जाता है, उसको सुसीमा। ये जब मुड़ेगा तो उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा। और एक और यहाँ से मुड़ के ऊपर चला जाता है अलास्का के पास, ये है अलास्का, जिसको अलास्का की जलधारा कहेंगे। अब यहाँ पर आते आते ये काफी क्या हो गई है? कमजोर। अब आगे ये बढ़ नहीं पाती है, यानी यहाँ धीरे धीरे आके ये स्थिर होने लगेगी और ये दूसरी धारा में मिलने लगी। अब जब ये पूरा पैटर्न इधर बन रहा था, यहाँ का जगह खाली होते जा रहा था ना। अब इस तरफ से पानी बहना शुरू हुआ। ये जो अभी हम क्यूराइल दिखा रहे हैं ये एक जगह का नहीं है। जैसा अब यहाँ पे कैसे दिखा है? ये तो अकेला अकेला तो है नहीं, सबका मिक्स फैक्टर है ना। तो ये यहाँ से जो ठंडा पानी है वो यहाँ से चलना शुरू करेगा। तो इस जगह से जो निकलेगा इसी का नाम है ओयासिवो जलधारा। क्या नाम है? ओयासिवो जलधारा। अब ओयासिवो और क्यूराइल दो नाम दिख रहा होगा, ये दोनों अलग अलग जलधारा नहीं है, एक ही जलधारा है। जब इस तरफ से ये निर्मित होता है तो एक ये सागर है अकोटस सागर, अभी आगे चल के सागर में पढ़ाएंगे। ये कौन सा है? अकोटस सागर। अच्छा, ये बताए थे यही है बेरिंग स्ट्रेट। क्या है ये? बेरिंग स्ट्रेट। नीचे वाला क्षेत्र जो है ये है बेरिंग सागर। ठीक है, मैप पे इसको बढ़िया से समझाएंगे जब सागर वगैरह पढ़ाएंगे। एक साइड में है अलास्का और एक साइड में साइबेरिया, बताए थे ना। ये है अलास्का वाला हिस्सा और ये है साइबेरिया वाला हिस्सा। बीच में एक पतली सी रेखा जो है, ये हम थोड़ा सा बड़ा कर दिए, या पतला सा है, इसको कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। क्या कहते हैं? बेरिंग स्ट्रेट। इसके ऊपर पे चुक्ची सागर और नीचे कौन सा? बेरिंग सागर। अब इसी के जस्ट बगल में यहाँ रूस के पास देखोगे इस तरह, तो अकोटस सागर है। कौन सा सागर है? अकोटस। आएंगे, इसे पे टेंशन नहीं लेना। अब जब यहां से एक धारा का निर्माण होता है तो इस जगह मेन जो धारा बनता है उसमें एक ही धारा है, लेकिन ये फूट जाता है फिर। तो एक धारा को हम कह देते हैं क्यूराइल और एक को कह देते हैं ओयासिवो। कई बार तुमसे पूछ लेगा ओयासिवो का अन्य नाम क्या है, तो आंसर ले लेगा क्यूराइल। क्या ले लेगा? क्यूराइल। या अकोटस। क्या ले लेगा? अकोटस की जलधारा। समझ में आ रहा है? क्यों भैया? क्योंकि अकोटस सागर में जो फूटती है उसी को हम जनरली क्या कहते हैं? ओयासिवो। और जो इस तरफ आ गई उसको क्या कहेंगे? क्यूराइल। अब ये क्यूराइल जलधारा जो है ये धीरे धीरे चलते चलते यहाँ आएगी ना। हम तो खाली एक जगह डायरेक्शन दिए क्योंकि अलास्का को दिखाना था, लेकिन ये जलधारा ऐसे आएगी और इस तरफ बहेगी ना। तो यहाँ से क्यूराइल आकर इस तरफ बहने लगेगी और यही है अमेरिका के कैलिफोर्निया वाला हिस्सा। कौन सा हिस्सा है? कैलिफोर्निया वाला हिस्सा। इसीलिए इसका नामकरण कर दिया गया कैलिफोर्निया की जलधारा। कैसी जलधारा? कैलिफोर्निया की जलधारा। फिर से अगर हम इसको मिटा के तुमको फिर से बताएं, यहाँ समझो। ठीक है, इस जगह समझो। ये जो जलधारा है, ये जलधारा, इसका नाम था क्यूराइल, क्या नाम है? हाँ, क्यूराइल जलधारा। ये तो ओयासिवो और क्यूराइल एक ही है, बताइए कि एक जलधारा यहीं से फूट के घुस जाती है इधर अकोटस सागर तरफ, जिसको बोलते हैं ओयासिवो। फिर ये वापस रिटर्न होगी, कहीं जाने का इसको मौका नहीं मिलेगा, ये फिर यहाँ से रिटर्न होगी और यही सब रिटर्न होके इस तरफ बढ़ने लगेगी। क्यों इस तरफ बढ़ रही है? समझो, यहाँ इधर का जगह खाली हो रहा है और इधर भरते जा रहा है ना। तो ये जलधाराएं जो है ये इस तरफ पहले से बहना शुरू हो जाती है, पहले ये बह जाती है तब ये ऊपर जाता है। समझ में आया? इसलिए ये जलधाराएं आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर यहाँ पे आ जाती है और इसको क्या कहेंगे? कैलिफोर्निया की जलधारा। अब इस ठंडी जलधारा का नेचर भी यहाँ आते आते क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। यानी यहाँ से गर्म शुरू होगा, यहाँ आते आते ठंडी जलधारा से मिलकर वापस यहाँ से शुरू होगा ठंडी जलधारा और यहाँ आते आते वो ठंडी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। इसलिए हम लोग इस तरफ जो अधिकांश जलधारा पड़े वो सब गर्म पड़े और इधर जो जलधारा पड़े वो सब ठंडी जलधारा। ठीक है, और हम अपना जलधारा हमेशा कहां से शुरू करेंगे? विषुवत रेखा से। उत्तर का अगर चर्चा करें, सबसे पहला धारा उत्तर विषुवतीय धारा। गर्म या ठंडी? गर्म। रटना नहीं है, दिमाग में ऑलरेडी चल रहा है। इसका दिशा क्या है? पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। कैसी? ठंडी या गर्म? गर्म। ये नीचे मुड़ेगी कि ऊपर मुड़ेगी? ऊपर मुड़ेगी। क्यों भैया? क्योंकि हम पढ़े हुए हैं
उत्तरी गोलार्ध में ये दाएं मुड़ती है, उत्तरी गोलार्ध में दाएं मुड़ती है। जैसे मुड़ेगी उसका नाम बदल देंगे हम लोग, क्या कर देंगे, क्यूरोसिवो, क्या कर देंगे, क्यूरोसिवो। और इसी से एक छोटी सी जलधारा कभी कभी ऊपर निकल जाती है, इसको सुसीमा। तो जापान के दोनों तरफ बहती है, जापान के पूर्वी तरफ क्यूरोसिवो और पश्चिमी तरफ सुसीमा। और वापस जब जाओगे तो यही सुसीमा फिर बाहर निकल जाएगी और ये भी बाहर निकल जाएगी, तो मिलके यहाँ पे एक नया धारा बना देंगे जिसका क्या नाम है, उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा। उत्तर में बह रही है इसलिए उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा। और यहीं पे उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा ही एक और शाखा में फूट जाता है आगे चल के, जिसको बोलते हैं अलास्का की जलधारा। क्या बोलते हैं, अलास्का की जलधारा, जो अलास्का के पास बहती है। तो ये सारे जलधाराएं गर्म है, ठंडी है, गर्म है। अब जाके अलास्का के पास जाते जाते गर्म जलधाराओं का पावर जो है वो क्या हो जाता है, काफी कम हो जाता है। और अब इसके जलधारा ये इसके आगे नहीं बढ़ पाता, इसलिए हम इसके आगे गर्म जलधारा नहीं पढ़ते हैं। अब किसका प्रकोप शुरू होगा, ठंडी जलधारा का। तो जैसे ये जगह खाली हुआ, ऊपर से ठंडा पानी आने लगेगा और इसी ठंडा पानी आने वाले हिस्से को ही हम कहते हैं ठंडी जलधारा। क्या कहते हैं, ठंडी जलधारा। तो ऊपर से जो पहली जलधारा बनी उसको क्या कहेंगे, ओयासिबो या क्यूराइल। क्या कहेंगे, ओयासिबो या क्यूराइल। हमको दो नाम याद रखना पड़ जाएगा, तुमसे पूछेगा ओयासिबो कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा। ओयासिबो कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा। क्यूराइल कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा। तो ओयासिबो या क्यूराइल, ओयासिबो हम जनरली उसको कहते हैं जो अकोटस सागर की तरफ बढ़ जाती है, ठीक है, इसलिए ओयासिबो का दूसरा नाम अकोटस जलधारा भी है। क्या है, अकोटस जलधारा। या तुमसे कभी अकोटस नहीं देगा तो ओयासिबा को ही क्या कह देते हैं, क्यूराइल। क्या कह देते हैं, क्यूराइल, क्योंकि दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है, ऐसे करके बढ़ गई, ठीक है। यही वाला ठंडी जलधारा जब आगे अमेरिका के पास से जब गुजरती है तो इसका नया नाम हम लोग डाल देते हैं, क्या दे देते हैं, कैलिफोर्निया की जलधारा। और यही कैलिफोर्निया की जलधारा बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच जाती है, विषुवत रेखा की तरफ, और आके ये फिर कैसी हो जाती है, गर्म। और फिर से क्या उत्पन्न होता है, उत्तर विषुवतीय धारा। ये हमेशा बनता रहता है। अब देखो, क्या ये यहां से एक राउंड शेप नजर नहीं आ रहा है, इसी को कल पढ़े थे कि जो महासागर में चक्र का निर्माण होता है, जलीय चक्र, उसको क्या कहते हैं, गायर। क्या कहते हैं उसको, गायर। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ उत्तर प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में गायर का निर्माण कौन करता है, क्या बोलोगे, उत्तर विषुवतीय जलधारा, क्यूरोसिबो, उत्तर प्रशांत महासागरीय जलधारा और कैलिफोर्निया की जलधारा। ये चारों मिलकर किसका निर्माण करता है, गायर का। क्या वो जो पढ़ा था वो यूज हुआ, गायर किसको कहते हैं, महासागर में जो जल चक्र निर्मित होता है। पर सबसे अधिक सवाल क्या पूछा जाता है इससे, कुछ भी नहीं, दो ही सवाल पूछा जाता है, निम्न से कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी फलाने महासागर की जलधारा है। मतलब ठंडी गर्म से पूछेगा या सागर से पूछेगा। यानी अल्टीमेटली बच्चा को लगता है यही दो सवाल आता है, इसलिए वो बैठ के रटता है। लेकिन रटा हुआ आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। और ये अगर दिमाग में पैटर्न बन गया, ये याद करने में भी आसानी होगा और ठंडी और गर्म याद रखने में भी आसानी होगा, महासागर का भी आइडिया रहेगा। तो याद तो अल्टीमेटली करना ही करना है, लेकिन तरीके से करेंगे तो जल्दी याद होगा, लंबे समय तक याद रहेगा। और खाली वर्ड बाय वर्ड रटोगे, अच्छा इतना नाम अगर अभी लिस्ट दे देंगे तो हमको लगता है एक दिन में भी याद नहीं होगा, जो कि तुमको ऑलरेडी याद हो चुका है, सिर्फ अब रिकॉल करना है। फिर से रिपीट करो, उत्तरी प्रशांत महासागर में चल रहे, सबसे पहले उत्तरी विषुवतीय, जैसे ऊपर मुड़ेंगे तो जापान की तरह क्यूरोसिवो। क्या क्यूरोसिवो से कभी कभी शाखा निकल सकती है क्या, हाँ, जिसका नाम है सुसीमा। आगे चल के फिर ये मुड़ेगी, उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा। क्या उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा का एक और शाखा कभी फूट सकता है क्या, अलास्का की जलधारा। और ये सारी जलधारा कैसी है, गर्म। अब तुमसे पूछेगा बताओ क्यूरोसिवो कैसी जलधारा, गर्म। सुसीमा कैसी जलधारा, गर्म। ठीक है, अलास्का की जलधारा कैसी जलधारा, गर्म। उत्तरी प्रशांत महासागरीय कैसी जलधारा, गर्म। अब आते हैं कि जब ये सब कहानी हो रहा था तो पीछे का जगह जो खाली हो रहा था उसको भरने के लिए नीचे से मतलब ऊपर से ठंडा जो जलधारा है, ठंडी जलधारा है, वो आएगी। तो ठंडी जलधारा जब निर्मित हुई उसका क्या नाम पड़ा, ओयासिबो। क्या नाम पड़ा, ओयासिबो। उसी जगह से दो जलधारा फूटेगी, एक को कह देंगे ओयासिबो और एक को कह देंगे क्यूराइल। तो ओयासिबो अकोटस सागर की तरफ, ओयासिबो अकोटस सागर की तरफ, इसीलिए ओयासिबो का एक और नाम पड़ जाता है अकोटस की जलधारा। क्या पड़ जाता है, अकोटस की जलधारा। और जो दूसरा इधर है उसको बोल देंगे क्यूराइल। क्या बोल देंगे, क्यूराइल। आगे चल के क्यूराइल किधर से बहेगी, अमेरिका के पास से। और अमेरिका का एक जगह है, उस जगह कैलिफोर्निया। क्या नाम है, कैलिफोर्निया। इसीलिए उस जगह का, उस धारा का नाम क्या हो गया, कैलिफोर्निया की जलधारा। और इस तरह से उत्तरी प्रशांत महासागर का सारा जलधारा हम लोग पढ़ लिए। क्या याद हुआ, क्या दिमाग में सेट हुआ, क्या बता पाओगे उत्तर विषुवतीय जलधारा कैसी है, ठंडी या गर्म, गर्म। क्यूरोसिवो कैसी जलधारा है, गर्म। कैसी जलधारा है, गर्म। ठीक है, गर्म जलधारा। उत्तरी प्रशांत जलधारा कैसी है, गर्म है।
कैलिफोर्निया की धारा कैसी है? हाँ, ठंडी जलधारा। सुसीमा की जलधारा गर्म। अलास्का की जलधारा गर्म। क्यूराइल की जलधारा ठंडी। ओयासिबो की जलधारा ठंडी। ये देख देख के बोला कि दिमाग में हो गया है याद? रूम पे जाके एक बार फिर से देखना, यकीन मानो याद हो गया है। बस रूम पे जाके एक बार रिवाइज करना, बीच बीच में याद देखते रहना एक बार, ठीक है? इसको याद करना गर्म और ठंडी इतना डिफिकल्ट है कि बच्चा याद करने के बाद भी भूल जाता है कि ठंडा याद किए थे, गर्म याद किए थे। इस पैटर्न पे जिसको याद है उसको याद रहेगा लंबे समय तक। बस बीच बीच में एक बार देखते रहना। क्या उत्तरी प्रशांत का जो जलधारा है वो दिमाग में सेट हो गया? एक्स्ट्रा और कुछ नहीं पढ़ना है, एक दो पॉइंट जहां एक्स्ट्रा आएगा वो बताते जाएंगे। जैसे कि क्यूरोसिवो से एक सवाल पूछा जाता है, इसको जापान में क्या कहते हैं? जापान में इसका रंग जो होता है जलधारा का जो दिखता है वो गहरा नीला रंग दिखता है। कैसा दिखता है? गहरा नीला रंग। कैसा दिखता है? गहरा नीला रंग। गहरा नीला रंग। और ये गहरा नीला होगा तो काला नजर आएगा। कैसा नजर आता है? काला। जो बहुत अधिक डीप ब्लू होगा वो देखने में कैसा नजर आता है? काला। इसलिए इसको कहते हैं जापान की काली धारा। क्या कहते हैं? जापान की काली धारा। अब यही सवाल तुमसे कई बार पूछ लेता है कि जापान की काली धारा किस जलधारा को कहते हैं? किसको कहते हैं? क्यूरोसिबो को। किसको कहते हैं? क्यूरोसिबो। बाकी सब तुमको दिमाग में है कि क्यूरोसिबो जापान की पूर्वी तरफ बहेगा कि पश्चिमी तरफ? पूर्वी तरफ। पश्चिमी तरफ कौन सा? कौन सा? सुसीमा। कौन सा? सुसीमा। बाकी सिर्फ नाम गर्म और ठंडी कहाँ का है ये याद रखना। इसलिए हम एक दिन में आज यही पढ़ा रहे हैं, सिर्फ प्रशांत ही, क्योंकि प्रशांत अच्छे से याद हो जाएगा। कल हम लोग अटलांटिक और हिंद महासागर पढ़े। हिंद महासागर में गिना गुथा चार्ट जो है वो याद रखना है। जो भी अभी बाकी अब बचेगा वो सब क्यूराइल में, सॉरी क्या बोलते हो, अटलांटिक में याद रखना है। बाकी आज हम लोग प्रशांत पूरा कवर कर लेंगे। क्या उत्तरी प्रशांत कवर हो गया? बढ़े दक्षिणी प्रशांत की तरफ। अच्छा, ज्यादा जो जलधारा का निर्माण होता है जो हमको दिखता है वो उत्तर तरफ हमेशा ज्यादा दिखेगा। किधर दिखेगा? उत्तर तरफ। दक्षिण तरफ कम दिखेगा। अगर पूछा जाए अंटार्कटिका की जलधारा कहाँ बहती है, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे नीचे, ठीक है। और इसी अंटार्कटिका की जलधारा की वजह से जो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे तो गर्म नजर आना चाहिए था पर क्या नजर आ गया? ठंडी। कारण क्या है? यहाँ पे जलधारा जो बढ़ रही है इसको बोलते हैं अंटार्कटिका की जलधारा। किसी जलधारा है? अंटार्कटिका की जलधारा। और इसी के वजह से ये यहाँ तक आते आते तो गर्म रहता है, लेकिन इसका असर यहाँ पे ज्यादा दिख जाता है, जिसकी वजह से ये वाला जो टर्न होता है ये गर्म नहीं होकर क्या हो जाता है? ठंडा। ऑब्वियस है इससे कम ना होगा लेकिन ठंडा हो जाता है इसके मिलने से, और फिर यही ठंडा मिलकर आगे बढ़ता है। और यहाँ पर तुम देखोगे यहाँ पे रास्ता और यहाँ पे रास्ता क्या दोनों एक जैसा दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है। यहाँ पे रास्ता काफी छोटा है इसलिए यहाँ का नेचर यहाँ तक क्या रहता है? गर्म। और ये वाला क्षेत्र देखोगे तो यहाँ आते आते ये जलधारा क्या है? ठंडी हो जाती है। ये तो प्रैक्टिकल चीज है, ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग पढ़ रहे हैं, ये प्रैक्टिकल चीज होने वाला है ना। तो ऑब्वियस है अगर यहाँ से पानी निकलने वाला क्षेत्र ज्यादा बड़ा है या ज्यादा छोटा है उस पर कैसा आगे चल के नेचर होगा ये भी डिपेंड करेगा। यहाँ पे जो जलधाराएं आ रही है वो यहाँ मिलेगी तभी तो ये गर्मी इसका कम होगा जो कि आगे चल के हो रहा है। लेकिन तब तक यहाँ एक जलधारा जो निर्मित होती है वो गर्म ही रहती है। लेकिन यहाँ पे गर्मी से अधिक पानी ठंडा वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसके वजह से यहाँ आते आते क्या हो जाती है? ठंडी। बस यहीं पे असर होगा, बाकी और जैसे हम लोग पढ़े हैं वैसा ही चलेगा। चलो अब आ जाओ दक्षिणी गोलार्ध में। तो जो विषुवत रेखा के पास है उसका क्या नाम है? दक्षिण विषुवतीय जलधारा। क्या नाम है? दक्षिण विषुवतीय जलधारा। अब जब ये है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के एक तरफ है हिंद महासागर और एक तरफ है प्रशांत महासागर। एक तरफ है हिंद महासागर और एक तरफ प्रशांत महासागर। तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तरफ कौन है? हिंद महासागर। और ऑस्ट्रेलिया के पूरब की तरफ कौन है? प्रशांत महासागर। तो यही ऑस्ट्रेलिया के पूरब वाला हिस्सा है, इसीलिए इधर जो जलधारा निर्मित होगी उसको बोलेंगे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। क्या बोलेंगे? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। अब देखो याद रखना है वही, इससे जलधारा का निर्माण हुआ इक्वेटर के पास, उसका क्या नाम है? दक्षिण विषुवतीय जलधारा। क्या नाम है? ये मुड़ी किस तरह से? किस तरफ? ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। किस तरफ? ऑस्ट्रेलिया की तरफ। इसीलिए उसको नाम दे दिया ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। समझना, ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में दो हिस्सा है, एक है प्रशांत महासागर की तरफ और एक है हिंद महासागर की तरफ। खाली ऑस्ट्रेलिया अगर नाम देते हैं तो लोग क्या समझेगा? हिंद का चर्चा करें प्रशांत का चर्चा करें? क्या क्लियरिटी मिला? क्या नहीं मिला? तुम बोलोगे ऑस्ट्रेलिया की जलधारा तो वहां भी बहेगी, हिंद महासागर में बहेगी, तुम किसका चर्चा कर रहे हो भैया? इसीलिए नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। क्या अब क्लियरिटी मिल गया? ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पूरब तरफ प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तरफ हिंद महासागर। तो यहाँ जो जलधारा निर्मित हो रही है इसको बोलेंगे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ठंडी या गर्म? गर्म जलधारा। और कहां बहती है? दक्षिण प्रशांत महासागर में। यही पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जब आगे जाती है ये किससे मिल जाती है? क्या नाम है इसका जी?
अंटार्कटिका की धारा से, अंटार्कटिका की धारा से, और ये कैसी हो जाती है, ठंडी, और यहाँ पे ठंडी जलधारा का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं दक्षिण प्रशांत महासागर। कई जगह पे दक्षिण प्रशांत महासागर का चर्चा भी नहीं किया जाता है क्योंकि गर्मी का नेचर यहीं खत्म हो गया। उसके बाद ज्यादा प्रकोप किसका रहेगा, अंटार्कटिका की जलधारा का। इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि यहाँ के बाद डायरेक्ट क्या आता है, पेरुवियन की जलधारा, लेकिन ऐसा है तो नहीं, यहाँ ये मुड़ रही है, मुड़ने के बाद इसका नेचर हो जा रहा है ठंडा। इसलिए कभी अगर तुमसे पूछा जाए कि दक्षिण प्रशांत महासागर जलधारा कैसी है, ठंडी या गर्म, बोलोगे ठंडी। और ऑब्वियस है ये जो पेरू की, इसका एक देश है, इसका नाम है पेरू। क्या नाम है, पेरू, इसीलिए इसको पेरू की जलधारा कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरू से ही पेरुवियन हो गया है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। पेरुवियन नहीं बोल पाओ तो पेरू की जलधारा बोल देना। क्या बोलोगे, पेरू की जलधारा। पेरू की जलधारा को ही पेरुवियन जलधारा कहते हैं। इसकी खोज की थी हम्बोल्ट ने। किसने की थी, हम्बोल्ट। इसलिए पेरू की जलधारा को ही हम लोग हम्बोल्ट की जलधारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हम्बोल्ट की जलधारा। ये कई बार तुमसे एग्जाम में पूछा हुआ है, बताओ पेरुवियन जलधारा या पेरू की जलधारा का दूसरा नाम क्या है। क्या नाम है, हम्बोल्ट। पेरू की जलधारा कैसी जलधारा है, ठंडी या गर्म। बस जिसको ये सर्किल पता, यहाँ तो और कम है और कुछ है ही नहीं। इसमें से ये तुम्हारा फिक्स है, ये भी तुम्हारा फिक्स है। ठंडा और गर्मी भले भूल जाओ, पर ये जो जलधारा का नाम तो फिक्स है ना जी। ऊपर वाले को दक्षिण विषुवतीय और नीचे वाले को दक्षिण प्रशांत, याद तो दो ही रखना है। तो दक्षिण प्रशांत महासागर में दो ही जलधारा का मूल रूप से नाम याद रखना है, एक ऑस्ट्रेलिया की तरफ पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, और इधर जो साउथ अमेरिका की तरफ है उधर पेरू की जलधारा। तो जानते हो ऊपर से ऐसे करके घूम रही है, तो ये वाला गर्म है, ये वाला भी गर्म है, यहाँ आके ठंडी हुई किसके वजह से, अंटार्कटिका की जलधारा की वजह से। और ये ऑब्वियस है, ये तो हमेशा क्या होगा, ठंडी जलधारा। तो पेरू की जलधारा गर्म है कि ठंडी है, ठंडी। पेरू की जलधारा का दूसरा नाम क्या है, हम्बोल्ट की जलधारा। बस यही एग्जाम में आता है। इसमें से जो 3-4 नाम है जो हम बताए, जो हर बार एग्जाम में आया ही है, इसी बीच में से कभी ना कभी, एक है पेरू की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, क्यूरोसिवो, और यहाँ पे क्यूराइलिया ओयासिवो। यही 3-4 नाम है जिससे बार बार एग्जाम में सवाल आया है और बच्चा बैठ के रटते रहता है कैसी जलधारा है। ठीक है, तो याद रखोगे कैलिफोर्निया के साइड भी, कैलिफोर्निया की जलधारा जो है ये ठंडी जलधारा है, और नीचे जो पेरू के साइड है ये भी ठंडी जलधारा। क्या सारा जलधारा का नेचर याद हो गया। बस नाम 1-2 बार देखोगे रूम पे जाके, और अपने दोस्त से या किसी से पूछना, हम तो कल पूछेंगे, किसी से पूछना बताओ ये जलधारा कैसी है। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, एकदम अंदर अंदर चलते रहना चाहिए। ऊपर वाला ये गायर और नीचे वाला ये गायर, जिसको ये याद हो गया उसके लिए जलधारा एकदम पूरा चुटकी पे एग्जाम में 1 सेकंड में तुम रिकॉल कर सकते हो। चलो, दक्षिण प्रशांत महासागर की जलधारा, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा कैसी, गर्म या ठंडी, गर्म। ठीक है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा गर्म या ठंडी, गर्म। बस इसको याद रखोगे और कुछ नहीं। दक्षिण प्रशांत महासागर ठंडी, पेरुवियन की जलधारा ठंडी या गर्म, ठंडी। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, हम्बोल्ट की जलधारा। ठीक है, हम्बोल्ट की धारा, हम्बोल्ट धारा दूसरा नाम है इसका, हम्बोल्ट धारा। ठीक है, उसके बाद एक नया नाम दिख रहा होगा, एल नीनो। क्या दिख रहा है, एल नीनो। बोलोगे सर सब चीज तो समझा दिए, एल नीनो का चर्चा वहां कहीं नहीं दिया मैप पे, इसका नहीं कर सकते हैं, इसको अलग से करना होता है। क्योंकि एल नीनो सबसे पहली बार ये एक रेगुलर जलधारा नहीं है। ये सारे जलधाराएं जो है ये रेगुलर है, जैसे सुसीमा भी बोले ये भी रेगुलर नहीं है, पर लगभग सीजन पे ये निर्मित हो जाता है हर साल। लेकिन एल नीनो जलधारा का निर्माण हर साल नहीं होता है, ना ही ये कोई रेगुलर जलधारा। ये एक अस्थायी जलधारा है जिसका 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के बीच में कभी भी ये निर्मित हो जाता है। और अगर कोई पूछे एल नीनो कैसी जलधारा है तो बोलोगे गर्म जलधारा। कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा। पर ये जहां जन्म होता है इसका वो एरिया है ठंडी जलधारा का। पेरू का जलधारा अभी तक हम लोग पढ़े थे ना, वहीं से जन्म होता है एल नीनो का। अब बोलोगे ये कैसे हो गया, यही तो है कैसे हो गया, यही तो है नेचर का खेल। हम लोग जब इस एल नीनो को पढ़ते हैं तो हम लोग ऐसा पढ़े कि 2 साल से 7 साल के बीच में ये कभी जन्म होता है, और जब इसका जन्म होगा व्यापारिक पबने कमजोर पड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी। जब व्यापारिक पबने कमजोर पड़ेगी तब यहां से पेरू के पास से गर्म जलधारा उठेगा। क्या उठेगा, गर्म जलधारा। अब इस जलधारा को सबसे पहले जो देखा गया था पेरू के तट के पास ही, पेरू के मछुआरों के द्वारा इसको महसूस किया गया था। इस तरह का मौसम बदल रहा है, किसके द्वारा, पेरू के मछुआरों के द्वारा। अब इस जलधारा का निर्माण होते हुए जो देखा गया, ये लोग जो महसूस किया, वो मछुआरा लोग जो महसूस किया, ये किया कि ठंडी के दिनों में क्रिसमस के आसपास इसका निर्माण होता है। यानी ऑब्वियस है ना, कुछ बदल रहा है मौसम, तो तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वो लोग महसूस किया यहाँ पे जलधारा, एक जो ठंडी जलधारा का नेचर है वो गर्म हो जा रहा है, और यहाँ पे इस गर्मी के वजह से, वो गर्मी का जो समय है, जो जलधारा के गर्म होने का समय है,
वो क्रिसमस के पास आता है। किसके पास? क्रिसमस के आता है, मतलब दिसंबर के एंड में हमको दिखता है। इसीलिए वो लोग इसका नामकरण कर दिया, यानी पेरू के मछुआरों के द्वारा इसका नामकरण कर दिया एल नीनो। क्या नाम कर दिया? एल नीनो। क्यों? क्योंकि एल नीनो का अर्थ होता है बेबी क्राइस्ट। क्या होता है? बेबी क्राइस्ट, मतलब छोटा क्राइस्ट, बच्चा, जो क्राइस्ट का बच्चा है। क्राइस्ट का बच्चा नहीं, बच्चा रूपी क्राइस्ट, ठीक है, बेबी क्राइस्ट, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग नाम कर दे दिया, क्योंकि क्राइस्ट का जन्म हो रहा है, जीसस क्राइस्ट का, ठीक है। क्रिसमस डे क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। जीसस क्राइस्ट का नाम सुने हो ना? हाँ, जीसस, वही जीसस, ठीक है, ये वाला, ठीक है, तो वही जीसस है, ठीक है। उनका जन्म हुआ है 25 दिसंबर को, उसी दिन हम लोग क्रिसमस डे मनाते हैं। और वही क्रिसमस डे के आसपास ही एक जलधारा का निर्माण होता है पेरू में, उसका नाम है एल नीनो। इसीलिए नाम क्या दे दिया वो लोग? ये एल नीनो आ गया, एल नीनो आ गया, मतलब बेबी क्राइस्ट उधर आया, इधर ये धारा आ गया। इसीलिए हम लोग जब आगे अध्ययन करना शुरू किए, तो जो पुराना नाम यूज हो रहा था, स्थानीय नाम, उसी को हम लोग रख लिए। क्या रख लिए? एल नीनो। अब यह देखा गया कि 1 साल के आसपास इसका असर रहता है। कितना रहता है? 1 साल। उस 1 साल के बाद फिर एक नया विपरीत कंडीशन उत्पन्न होता है, समान कंडीशन नहीं। देखो, पहले आराम से व्यापारिक कंपनी चल रही थी, अभी समय आया व्यापारिक कंपनी क्या हो गई? धीरे, कमजोर हो गई, एकदम कमजोर हो गई। तो एल नीनो का निर्माण हो गया। 1 साल के बाद देखा जाता है व्यापारिक कंपनी क्या हो रही है? एकदम तेजी से बह रही है। यानी उसको बहना था स्लोली, आराम से जैसे बह रही है, ऐसा ना बह रही है। एक बार हो गई बहुत स्लो, और फिर 1 साल के बाद हो गया बहुत तेज। तो बहुत तेज जब होगा तो ऑब्वियस पूरा जो सिस्टम है पलट जाएगा। यानी अभी जो गर्म जलधारा का निर्माण हुआ था, जब व्यापारिक कंपनी बहुत तेज चलने लगेगी, तो जहां पे ठंडा, मतलब गर्मी का मौसम है, वहां गर्मी का जलधारा का निर्माण होता है, वहां पे एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? ठंडी जलधारा का निर्माण, और वो भी नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा या कम? ज्यादा के साथ। इसीलिए उसका नाम दे दिया ला नीना। क्या दे दिया? ला नीना, एल नीनो की छोटी बहन, ठीक है, लिटिल सिस्टर या लिटिल गर्ल इसका नाम होता है, ला नीना। तो पहले था लिटिल बॉय, ठीक है, लिटिल बॉय मतलब क्राइस्ट, बेबी क्राइस्ट, और ये हो गया बेबी क्राइस्ट की बहन, इसका क्या नाम दे दिए? बेबी क्राइस्ट, या लिटिल गर्ल बोल दोगे इसको, ठीक है। तो एल नीनो का मतलब बॉय, एल नीनो का मतलब लिटिल बॉय, छोटा बच्चा, ठीक है, और ला नीना का मतलब छोटी बच्ची। दोनों का नेचर अपोजिट। तो एल नीनो गर्मी जलधारा, गर्म जलधारा, और ला नीना ठंडी जलधारा। एल नीनो के जितने भी असर हुए थे उसको रिवर्स करने के लिए कौन आई? ला नीना। लड़का फैलाएगा गंध, लड़की करेगी साफ। समझ में आना? लेकिन लड़की ज्यादा साफ कर देगी, ठीक है। पहले जो नॉर्मल है वो देखने का आदत था, हाँ थोड़ा गंदगी थोड़ा साफ, लेकिन ये आएगी तब तो ज्यादा साफ कर देगी। मतलब जब एल नीनो आएगा तो कुछ क्षेत्रों में जहां पे सूखा पड़ा था, ला नीना आने के बाद वहां पे क्या आ जाएगा? बाढ़। समान स्थिति नहीं होगा, बाढ़, ठीक है। तो भारत में अगर ये एक्चुअल में है प्रशांत महासागर का अमेरिका की तरफ है, लेकिन इसका असर हिंद महासागर तक पहुंचता है, भारत पर भी इसका असर पहुंचता है। तो एल नीनो की वजह से भारत में गर्मी, मतलब सुखाड़ आया था कि बाढ़ आया था? एल नीनो की वजह से सुखाड़ आया था, यानी सूखा पड़ा था, ठीक है। हमारा मानसून हो जाता है कमजोर। एल नीनो होगा मजबूत, हमारा मानसून हो जाएगा कमजोर। और हमारे यहाँ वर्षा का रीजन क्या है? मानसून। तो हमारे यहाँ मानसून जितना मजबूत उतना अधिक वर्षा, जितना मानसून कमजोर उतना कम वर्षा। तो एल नीनो के वजह से इसका असर हिंद महासागर पे भी पड़ता है, और हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाला मानसून कमजोर हो जाता है, जिसके वजह से एल नीनो की वजह से भारत में वर्षा क्या होती है? कम होती है, और हमारे यहाँ सूखा आता है, ठीक है। तो लाल नीना ठंडी जलधारा होगी, इसके वजह से मानसून, हमारे यहाँ का मानसून काफी मजबूत हो जाएगा, इसीलिए हमारे यहाँ पे बाढ़ आने का आशंका बढ़ जाता है। क्या ये दोनों को मोटा मोटी समझ लिया? हमसे 3-4 सवाल ही आता है, समझना है एक तरफ, एग्जाम में एक तरफ। एग्जाम में 4 सवाल इससे प्राइमरीली पूछता है। एल नीनो कैसा जलधारा, ठंडी या गर्म? गर्म। एल नीनो कैसा जलधारा है? गर्म। इसका नामकरण किसने किया है? दूसरा क्वेश्चन, पेरू के मछुआरों ने। किसने किया है? पेरू के मछुआरों ने। इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? पेरू के पास। कहाँ होती है? पेरू के पास। तीसरा नाम, एल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या है? बेबी क्राइस्ट या लिटिल बॉय। किस महीने में इसकी उत्पत्ति देखने को मिलता है? किस महीने में? दिसंबर के महीने में, क्रिसमस के आसपास। अब ये सब सवाल जितना आसानी से भी देख रहे हो, जब रटोगे तो कुछ याद नहीं होगा, ये कहानी याद रह जाएगा। हाँ, एल नीनो के बारे में सर बताए थे कि पेरू में मछुआरों के द्वारा नाम रखा गया है, क्रिसमस के आसपास इसका उत्पत्ति होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रिसमस की धारा। अगर पूछा क्रिसमस की धारा किसको कहते हैं? एल नीनो को। क्यों? क्रिसमस के आसपास जन्म होता है। अच्छा, किस शब्द का ये भाषा है? तो बोलोगे स्पेनिश शब्द। क्या इसके विपरीत लक्षण वाले भी कोई जलधारा है क्या? हाँ, जैसे एल नीनो का असर खत्म होगा, एक विपरीत स्थिति वाला सिचुएशन आएगा, जब व्यापारिक कंपनियां काफी क्या हो जाएगी? मजबूत। क्या हो जाएगी? मजबूत। अच्छा,
इससे जो बढ़िया क्वेश्चन पूछता है वो यही पूछता है कि एल नीनो की उत्पत्ति के समय व्यापारिक पवनें क्या होगी, कमजोर या मजबूत? कमजोर। एल नीनो की उत्पत्ति के समय व्यापारिक पवनें होगी कमजोर, तो ला नीना के समय में व्यापारिक पवनें हो जाएगी मजबूत, नॉर्मल से अधिक मजबूत, जिसकी वजह से ला नीना जो है वो ठंडी जलधारा का निर्माण करेगा और जहां जहां सुखाड़ पड़ा था वहां वहां अब बाढ़ आ जाएगा। ठीक है, क्या दोनों को समझ लिया? बढ़ जाए आगे। चलो अब देख लेते हैं एल नीनो का एक बार अपने नोट्स में क्या क्या है। ठीक है, पहला है यह एक अस्थायी गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। अस्थायी है का अस्थायी है? अस्थायी। निर्माण होता है इसका 2 से 7 वर्ष। ठीक है, 2 से 7 वर्ष के अंतराल में। ठीक है, ठीक है, याद रखोगे 2 से 7 वर्ष के अंतराल में इसका उत्पत्ति होगा, कभी भी हो सकता है, कोई फिक्स समय नहीं है। अगर पूछा जाए कहां से इसका निर्माण होगा, पेरू के पश्चिमी तट से। कहां से? पेरू के पश्चिमी तट से। ठीक है, अब बताओ प्रशांत महासागर में किधर से होगा? प्रशांत महासागर में पूर्वी प्रशांत महासागर या पश्चिमी प्रशांत महासागर? हाँ, पहले तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में, उत्तरी और दक्षिणी में देखोगे तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में, और अगर दक्षिणी में भी देखोगे तो पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ। तो ये कौन सा तरफ है? ये प्रशांत महासागर का पूर्वी तरफ है। कौन सा तरफ है? पूर्वी तरफ। तो बोलोगे दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर की तरफ है। तो ये उत्तरी प्रशांत है और ये दक्षिणी प्रशांत है। तो एल नीनो का जन्म उत्तरी में होगा कि दक्षिणी में होगा? दक्षिणी में होगा। ठीक है, किसके पास होगा? पेरू के पास। पेरू का ये पश्चिम है, पूर्व है? पश्चिम है, तो पेरू के पश्चिमी तरफ। और ये प्रशांत महासागर का पूर्व है, पश्चिम है? पूर्व है, तो पूर्वी प्रशांत महासागर में इसका जन्म होता है। अच्छा, इसके जन्म के पीछे मुख्य रीजन जो है वह क्या है? व्यापारिक पवनों का कमजोर पड़ना। इसके उत्पत्ति के दौरान व्यापारिक पवन क्या हो जाएगा? कमजोर। ठीक है, इसका नामकरण अगर पूछा जाए बोलोगे पेरू के मछुआरों के द्वारा। ठीक है, मछुआरों के द्वारा। ठीक है, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान से याद रखोगे। नाम का अर्थ क्या होता है? बेबी क्राइस्ट। क्या होता है? बेबी क्राइस्ट। ठीक है, बेबी क्राइस्ट। अगर बेबी क्राइस्ट नहीं दिया तो क्या देगा? लिटिल बॉय। क्या दे देगा? लिटिल बॉय या बेबी बॉय, कुछ छोड़ देगा। बस इतना समझना कि इसका नाम जो है वो क्रिसमस के जन्म दिवस के आसपास होता है, इसके वजह से इसका नाम बेबी क्रिसमस रखा गया है। बेबी बॉय भी बोल देगा तो भी सही है। ठीक है, अच्छा अगर पूछा जाए किस महीने में होता है, ठीक है, किस महीने में, हाँ यहां लिख देते हैं इसका निर्माण, बोलोगे क्रिसमस के पास। किसके पास? क्रिसमस के पास, मतलब दिसंबर माह में इसका निर्माण होगा। ये भी सवाल पूछा हुआ है, इसीलिए इसको कई बार क्या कह देते हैं? क्रिसमस की धारा। क्या कह देते हैं? क्रिसमस की धारा। ठीक है, तो याद रखोगे। अब है इसके उत्पत्ति के दौरान व्यापारिक पवनें बता दिए क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। ठीक है, कमजोर हो जाती है। ठीक है, इसके वजह से समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर क्या होता है? कैसा असर? नकारात्मक या सकारात्मक? बोलोगे नकारात्मक। इसके उत्पत्ति की वजह से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव? नकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव। इसके वजह से कैसा प्रभाव पड़ता है? नकारात्मक। इसके वजह से आता है पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में। अब तुम लोग बताओ क्या आता है, बाढ़ या सुखाड़? इस क्षेत्र का हम बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र में। अच्छा दूसरा सवाल पूछते हैं, रुक जाओ अभी यहां तुम लोग गड़बड़ हो गया। दूसरा पूछते हैं कि गर्म जलधारा की वजह से वर्षा अधिक होगी या ठंडी जलधारा की वजह से? इसमें भी डाउट है। गर्म जलधारा होगी तो ज्यादा उसको इवेपोरेशन में मदद मिलेगा, है ना, इसलिए उस क्षेत्र में वर्षा भी अधिक होगा। और जो ठंडी जलधारा है उसमें इवेपोरेशन कम होगा कि नहीं होगा? तो जहां गर्म जलधारा आए वहां उस जगह पर पानी वाष्पित अधिक होगा, जिसकी वजह से उस क्षेत्र में क्या होगा? वर्षा अधिक होगा। लेकिन ये वर्षा अचानक से हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो इकोसिस्टम को प्रभावित करिएगा, इसलिए इकोसिस्टम को नकारात्मक प्रभाव करता है, डालता है। लेकिन पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में क्या होगा? वर्षा अधिक होगा, यानी बाढ़ अधिक आएगा। ठीक है, क्षेत्र में बाढ़ आएगा। क्या आएगा? बाढ़। वहीं पे दूसरा साइड देखो पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में, तो वहां क्या आ जाएगा? सूखा। क्या आ जाएगा? सूखा। अब देखोगे तो दूसरा साइड जब जाएंगे पश्चिमी प्रशांत महासागर, तभी तो ये हिंद महासागर की तरफ घुस रहा है। ये है ऑस्ट्रेलिया, और इधर से ये किधर घुसती है? हिंद महासागर में। इसी वजह से हिंद महासागर साइड में क्या आता है? सुखाड़। क्या आता है? सुखाड़। तो हम लोग कहाँ हैं? हिंद महासागर। इसीलिए तो भारतीय उप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में भी क्या आएगा? सूखा। क्या आएगा? सूखा। समझ में आया? एल नीनो की वजह से दक्षिण अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में क्या आएगा?
सॉरी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में क्या आएगा, बाढ़ आएगा। क्या आएगा, बाढ़ आएगा। लेकिन दूसरा साइड जब देखेंगे तो क्या आएगा, सुखाड़ आएगा। क्या आएगा, सुखाड़ आएगा। ऊपर भी अगर देखेंगे तो हम तो भी वो सुखाड़ आएगा। लेकिन अगर दक्षिण अमेरिका की तरफ का जो हम पश्चिमी तरफ इधर देखेंगे तो इधर खाली बाढ़ आएगा, खाली पानी आएगा। तो याद रखोगे प्रशांत महासागर के पूर्वी क्षेत्र की तरफ इसकी वजह से बाढ़ आता है, वहीं पे पश्चिमी तरफ क्या आता है, सूखा आता है। भारतीय उपमहाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में भी क्या आता है, सूखा आता है। ठीक है, यहाँ से भारत वाला अच्छे से याद रखना। या मानसून का, जब मानसून पे आएंगे तो वहां भी पढ़ाएंगे मानसून पे इसका असर क्या होता है, सकारात्मक या नकारात्मक। तो बोलोगे नकारात्मक। मानसून पे क्या असर होता है, नकारात्मक। मानसून मजबूत होगा कमजोर होगा, तो कमजोर होगा। अभी तो बताते हैं एल नीनो की वजह से भारत में क्या आता है, सूखा। और हमारे यहाँ वर्षा का रीजन है मानसून, तो मानसून कमजोर होगा वर्षा कम होगा, मानसून मजबूत होगा वर्षा अधिक होगा। तो एल नीनो की वजह से मानसून हो जाता है कमजोर। ठीक है, इसका प्रभाव अगर पूछा जाए, प्रभाव तो बोलोगे लगभग 9 से 12 माह। कितना तक दिन तक रहता है, 9 से 12, मतलब मोटा मोटी 1 साल तक इसका प्रभाव रहता है। इसके विपरीत प्रभाव वाली धारा जिसका निर्माण इसके बाद होता है उसको क्या कहते हैं, ला नीना। क्या कहते हैं उसको, ला नीना। ठीक है, अब यही ला नीना जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लिटिल, लिटिल गर्ल। ठीक है, लिटिल गर्ल या गर्ल सिस्टर, ठीक है, या क्राइस्ट सिस्टर, जो भी दे देगा। सिर्फ हमको लॉजिक समझना है। उधर अगर बेबी क्राइस्ट हुआ तो क्राइस्ट की बहन, इधर क्या हो जाएगा, लालिना का मतलब क्राइस्ट की बहन। तो लिटिल गर्ल जैसे उधर लिटिल बॉय था, वैसे उधर बेबी क्राइस्ट है तो इधर बोलोगे क्राइस्ट की बहन, क्राइस्ट की छोटी बहन। तो लालिना का मतलब लिटिल गर्ल या क्राइस्ट की छोटी बहन। ठीक है, इसके दौरान अब एकदम सब चीज पलट देना, ये गर्म है कि ठंडी है, ये ठंडी है। ये कैसी है, ठंडी है। ठीक है, ठंडी है। अगर पूछा जाए कि ला नीना कैसी चल रहा है, ठंडी चल रहा है। इसके दौरान व्यापारिक कंपनी हो जाती है अत्यधिक मजबूत। क्या हो जाती है, अत्यधिक। ठीक है, अत्यधिक मजबूत। ठीक है, अत्यधिक मजबूत। अब नॉर्मल से ये थोड़ा ज्यादा मजबूत हो गया है, तो अब ये सब चीज पलट देगा। ठीक है, इसका प्रभाव दक्षिण अमेरिका में अब क्या आ जाएगा, सूखा। क्या आ जाएगा, दक्षिण अमेरिका में सूखा। उत्तरी अमेरिका में क्या आएगा, बाढ़। ठीक है, और भारतीय उपमहाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया में क्या आएगा, बाढ़। समझ में आया। इसका जो भी असर हुआ है वो सीधा पलट जाएगा। यहां हम चर्चा किया कि दक्षिण अमेरिका में इस तरफ उस एल नीनो के दौरान आएगा बारिश यानी वर्षा यानी बाढ़, तो ला नीना में इधर आ जाएगा सूखा। उत्तरी अमेरिका में इसका उल्टा असर हुआ था, उसके वजह से यहाँ आया था सूखा, तो अब क्या आ जाएगा, बाढ़। भारत में भी इसका उल्टा, भारतीय उपमहाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी उल्टा असर पड़ा था सूखा, तो अब क्या आ जाएगा, बाढ़। तो हमारे यहाँ भी जो बाढ़ दिख रहा है ये कई बार पूछ लेता है इस तरह के सवाल कि फलाने महीने में अत्यधिक, बीपीएससी में ज्यादा सवाल पूछ लेता है कि फलाने महीने में, तो डिटेल पूछा हुआ है, मतलब क्या बोलते हो मेंस में पूछा हुआ है ये सवाल कि इस महीने में, पिछली बार जब आया था ला नीना तो बोला था इस समय में मानसून काफी मजबूत हो गई, उसके पीछे वजह क्या है, ये क्वेश्चन लंबा क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। उसमें पूरा एल नीना और ला नीना का प्रभाव बताना पड़ता है। ठीक है, तो याद रखोगे इसका प्रभाव रहता है, अगर पूछा जाए तो इसका प्रभाव थोड़ा लंबा समय तक रहता है। याद रखोगे 2 से 3 वर्ष। कितना होता है, 2 से 3 वर्ष। सामान्यतः इसका प्रभाव भी 1 साल ही होता है, लेकिन इसका प्रभाव जो है कई बार देखा गया कि लंबा समय तक भी रहता है। तो 2 से 3 वर्ष तक इसका प्रभाव रह सकता है, लेकिन एल नीनो का प्रभाव लगभग 1 साल तक रहता है। ठीक है, याद रखोगे। अब एक और चीज यहां से याद रखना, एल नीनो और ला नीना क्या एक साइकिल में चलता है, साइकिल समझते हो ना, तुम्हारा वाला साइकिल नहीं, साइकिल मतलब एक चक्र होता है। तो अगर एल नीनो आया तो फिर ला नीना आएगा और पूरा साइकिल कंप्लीट करेगा। समझ में आया। सबसे पहले कौन आएगा, एल नीनो, एल नीनो के अंत में क्या आएगा, ला नीना। तो ये पूरा एक साइकिल निर्मित करता है, और इस साइकिल को हम लोग एक नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, इस साइकिल को क्या कहते हैं, ENSO। क्या कहते हैं, ENSO। ठीक है, ENSO। तो अगर पूछा जाए कि एल नीनो और ला नीना का साइकिल क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ENSO। क्या कहलाता है, ENSO, यानी एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। क्या कहते हैं इसको, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। इसको क्या कहते हैं, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। अब इससे कैसे सवाल आता है, या तो यही सवाल दे देगा चक्र को क्या कहते हैं, या पूछा जाएगा कि ENSO चक्र में अंतिम क्या बोलते हो, मतलब अंतिम छोर पर कौन आएगा, मतलब एक प्रारंभिक छोर होगा एक अंतिम छोर होगा। इसमें पूछ रहेगा अंतिम छोर पर कौन आएगा, प्रारंभिक छोर में कौन आएगा। या ENSO का गर्म हिस्सा क्या कहलाता है, ठंडा हिस्सा क्या कहलाता है। समझ में आया, गर्म हिस्सा क्या कहलाएगा, एल नीनो, और ठंडा हिस्सा क्या कहलाएगा, ला नीना।
प्रारंभिक छोर में कौन आएगा, एल नीनो, और अंतिम छोर में कौन आएगा, ला नीना। बस यही पूछा जाता है। हम लोग एक लाइन में याद रखेंगे, एल नीनो और ला नीना का चक्र क्या कहलाता है, ईएनएसओ। ईएनएसओ का फुल फॉर्म क्या हो गया, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। सदर्न मतलब दक्षिणी है, ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, आना जाना, ये वाला जो होता है इसी को ऑसिलेशन कहते हैं। तो अगर ये गर्मी हुआ है तो फिर वापस ठंडा आता है, फिर कुछ समय तक होल्ड करेगा, फिर वापस आता है, इसलिए इसको ऑसिलेशन नाम दे दिया। ठीक है, ध्यान रखना, ईएनएसओ क्या कहते हैं, ईएनएसओ। क्या समझ में आया।